नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं प्रमुख कमीशन पर बात करेंगे, जिसमें से बात करें जो आप सभी के सुपर टेट से संबंधित या आप सभी की क्लास होने वाली है। दोस्त, बात करें जो आज की क्लास में हम सभी पढ़ेंगे वह क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि हंटर कमीशन के बारे में देखेंगे। और बात की जाए शिमला शिक्षा सम्मेलन की बात करें, विश्वविद्यालय आयोग 1902 की बात करेंगे, विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 की बात करेंगे, कर्जन की शिक्षा नीति पर बात करेंगे, गोखले विधेयक पर बात करने वाले हैं जो 1911 में गोखले जी ने एक विधेयक लाया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में जो आया था उसके साथ बात करेंगे, हॉटोंग समिति की बात करेंगे। दोस्त, यह सारी चीजें हम सभी पढ़ने वाले हैं, बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और आप सभी को मैं बता दूं कि जो आप सभी को 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, जैसे बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती जो आया था उसमें से बात करें तो आप सभी से जो पूछा गया था क्वेश्चन वह हॉटोंग समिति से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम समझेंगे, सीखेंगे क्या इसमें महत्वपूर्ण था, क्या इस कमीशन में क्या क्या बातें कही गई थी, तो क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट को। साथ साथ बात करें आप सभी के सामने हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसे आप सभी देखेंगे, कंप्लीट कोर्स आप सभी के सामने होगा। और बात करें 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा और 130 प्लस घंटे की क्लास आपको मिलेगी। दोस्त, 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, अगर कोई दिक्कत हो यहाँ पर इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, बैच में ज्वाइन हो जाइए। चलेंगे हम सभी अब प्रमुख कमीशन पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्त जो बात करेंगे वह करेंगे बात हम सभी जो हंटर कमीशन पर बात करने वाले हैं। हंटर कमीशन में देखते हैं क्या क्या बातें कही गई हैं और पेपर में इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हंटर कमीशन से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं अलग अलग पेपरों में। ध्यान देंगे, प्रमुख बिंदु की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष की बात करें तो आप बोले जाते हैं विलियम हंटर। जो कौन बोले जाते हैं? हंटर बोले जाते हैं। तो ध्यान देंगे विलियम हंटर। और बात करें कुल सदस्य की बात करें तो इसमें कुल सदस्य 20 थे और 6 क्या थे, इसमें 6 भारतीय सदस्य थे। क्या 6 भारतीय सदस्य भी थे? 20 टोटल सदस्य थे, 6 भारतीय सदस्य। गठन कब किया गया यह इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान देंगे 3 फरवरी 1882 को इसका गठन किया गया था इस हंटर कमीशन की। और बात करेंगे संतुष्टि या सुझाव इन्होंने किस पर कब दिया, तो आप बताएंगे मार्च 1983 को अपना प्रत्यावेदन सरकार को सामने प्रस्तुत किया। कुल विस्तार की बात करेंगे तो आप कहेंगे लगभग 600 पेज और 220 प्रस्ताव इस पर बातें की गई थी, उन्होंने इस कमीशन में दिया था। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि हंटर कमीशन का उपनाम आपके पेपर के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देंगे दोस्त, जो हंटर कमीशन का उपनाम है उसे हम बोलते हैं भारतीय शिक्षा आयोग या कहीं भारत का पहला शिक्षा आयोग। यह इंपॉर्टेंट है, या नाम से पूछा जा सकता है कि भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा है, किस कमीशन को बोला जाता है, तो आप कहेंगे हंटर कमीशन को बोला जाता है। दोस्त, आगे बात करेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। बात किया जाए तो आप सभी के सामने कह रहा है कि इसमें प्रमुख सुझाव की बात करेंगे, क्या क्या बातें इसमें सुझाव के तौर पर हंटर कमीशन में कही गई, इसको हम सभी देखने वाले हैं। दोस्त, तो ध्यान देंगे, वह कही गई कि प्राथमिक शिक्षा का भार स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका और आदि पर छोड़ दिया जाए। कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो नगर पालिका पर छोड़ने की बात कहा था यह हंटर कमीशन ने। कहा इस खर्च का वहन की बात करें करने के लिए स्थानीय जो निकाय हैं उनके द्वारा कर को वसूला जाए। मतलब जो स्थानीय निकाय है उससे वह जो कर को वसूले और इस पर शिक्षा पर खर्च करे। साथ साथ कहा प्रांतीय सरकारें कुल प्राथमिक शिक्षा पर आने वाली खर्च का 1/2 या 1/3 भाग स्थानीय निकायों को दे। कह रहा कि जितना खर्च आएगा वह जो प्रांतीय सरकार है उसका कितना रुपए देगा, आधा देगा या 1/3 तिहाई रुपए जो पैसा स्थानीय निकायों को देगा और स्थानीय निकाय क्या करेंगे, प्राथमिक शिक्षा का संचालन करेंगे। कह रहा कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम की बात करें तो भारतीय भाषाओं को ही रखा जाए। मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह भी ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्राथमिक शिक्षा पर बात करें तो हंटर कमीशन में किस भाषा में बात किया गया कि हमें शिक्षा देनी है, तो आप कहेंगे भारतीय भाषाओं पर ही वह फोकस किया गया था। लेकिन बात किया जाए, लेकिन परंपरागत जो बात करेंगे परंपरागत विषयों यहाँ होगा, परंपरागत विषयों के अलावा पाठ्यक्रम में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, कताई, बुनाई, रोजगार परक और विषय भी शामिल किए जाएं। बोला गया दोस्त, जो परंपरागत विषय हैं, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जो परंपरा पे चली आ रही हैं सब्जेक्ट, उसके इतर भी हमें कुछ बच्चों को पढ़ाना है। वह क्या क्या होगा उनके सिलेबस में? कृषि जैसे शिक्षा दें,
पशुपालन जैसी शिक्षा दें, जो मछली पालन, इन कटाई बुनाई संबंधित हम शिक्षा बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आगे बात करेंगे, ध्यान देंगे, माध्यमिक शिक्षा 2 भागों में बांटा गया। कहा गया कि इसमें तो प्राथमिक वाला तो आपने देख लिया, माध्यमिक में बात किया जाए तो कहा कि माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांट दिया जाए, 2 भागों में इसे डिवाइड कर दिया जाए। वह क्या होगा, ध्यान देंगे। वह बोला गया दोस्त, कहा गया कि जो वर्ग ए जो आ है, कह रहा कि इसमें साहित्यिक विषय शामिल हो। किसका, कौन सा विषय हो, साहित्यिक विषय शामिल हो, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या हो, विद्यार्थी को विश्वविद्यालय के लिए तैयार करना। मतलब पहले वर्ग ए में बोला गया साहित्यिक विषय हो, विश्वविद्यालय के लिए तैयार करने की बात की गई। वर्ग बी में बात किया गया कि वर्ग बी में क्या रखा जाए, इस वर्ग का मुख्य उद्देश्य था कि उन लोगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाए जो विश्वविद्यालय की डिग्री ना लेकर के व्यवसाय शिक्षा लेना चाहते हैं। मतलब एक तो हो गया, मतलब आप अच्छा पढ़ा, अगर आप आगे जाना चाहते हैं, विश्वविद्यालय की डिग्री लेना चाहते हैं तो वर्ग ए में आपकी शिक्षा होगी। अगर आप चाहते हैं कि व्यवसायिक शिक्षा आपको दिया जाए तो आपको ग्रुप बी में रखा जाएगा। तो 2 भागों में डिवाइड किया गया था इस माध्यमिक शिक्षा के पद्धति को। आगे ध्यान देंगे, नोट की बात करें, नोट में क्या किया गया दोस्त, नोट में ध्यान देंगे, दोनों वर्गों के अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूरी है। मतलब यह भी दिया गया कि भैया आप चाहे व्यवसायिक भाषा ले या व्यवसायिक शिक्षा पढ़ो, या फिर आप जो परंपरा साहित्यिक भाषा है, जो साहित्यिक विषय है उसको पढ़ो, लेकिन आपको कौन सी भाषा में ज्ञान जरूरी है, वह इंग्लिश भाषा में आपको लैंग्वेज में पढ़ना जरूरी है। करें शिक्षकों के प्रशिक्षण एवं उनके सेवा शर्तों को सुधारा जाए। जो मतलब शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनके ट्रेनिंग को क्या किया जाए, अधिक से अधिक सेवा को सुधारा जाए, उनको ट्रेनिंग अच्छी तरीके से दी जाए। मॉडल स्कूल या नॉर्मल स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। जो मॉडल स्कूल है या नॉर्मल स्कूल है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, ऐसा भी बात हंटर कमीशन में कहा गया है। तो दोस्त यहाँ सारी चीजें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप सभी के पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। डेट कब हुआ था, गठन कब हुआ था, कब या इसका क्या नाम है, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है। साथ साथ बात करेंगे देसी पाठशालाओं के प्रोत्साहित किया जाए। बोला गया जो देसी पाठशालाएं हैं उनको हम क्या करें, बढ़ावा दें, उनको प्रोत्साहित करें। और साथ साथ कह रहा है कि आज भी इनमें लाखों छात्रों को पढ़ना इस बात का द्योतक है। इस बात का द्योतक का मतलब है जो देसी पाठशालाओं में बच्चे पढ़ रहे हैं, इस बात का द्योतक है, मतलब बता रहा है कि वे किसी भी मायने में अंग्रेजी माध्यम से स्कूलों से कम नहीं है। मतलब जो देसी भाषाओं से चल रहे जो पाठशालाएं हैं वह किसी भी मायने में अंग्रेजी भाषाओं वाले जो विद्यालय हैं उनसे कम नहीं है, ऐसा आप देख सकते हैं, ऐसा कह रहा है। उच्च शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का भार पूरी तरह से क्या हो, भारतीयों पर छोड़ दिया जाए। कहा कि उच्च शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा को पूरी तरीके से किस पर छोड़ा जाए, वह कहा जा रहा है कि भारतीयों पर छोड़ दिया जाए और जैसा चाहे वैसा वह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उन्हें अनुदान देना जारी रखा जाए। सरकार अपनी संस्थाएं सिर्फ वहीं खोले जहां निजी क्षेत्र में कोई स्कूल कॉलेज नहीं है। मतलब कह रहा है कि जो हंटर कमीशन ने कहा कि भैया विद्यालय वहीं खोले सरकार जो अंग्रेजी शासक हैं, जो अंग्रेजी शासक द्वारा स्कूल खोला जा रहा है वहीं पर खुले, जहां पर विद्यालय नहीं है वहां पर ही खुले। जैसे बात किया जाए, जैसे आदिवासी क्षेत्र हैं, जैसे आदिवासी जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर विद्यालय नहीं है तो सरकार वहां पर अपना विद्यालय खोल सकती है, ऐसा बात क्या करता है, हंटर कमीशन कहता था। आगे बात करेंगे दोस्त, आगे समझने की कोशिश कीजिए। करें कि सहायता अनुदान के बारे में कुछ सुझाव की बात करेंगे। मतलब जो सहायता दी जाएगी पैसे के थ्रू, वह अनुदान राशि के बारे में कुछ सुझाव में देखते हैं क्या क्या बातें कही गई। सहायता अनुदान राशि बिना किसी भेदभाव की दी जाए। मतलब जो सहायता दी जाए विद्यालयों को वो बिना भेदभाव की दी जाए, चाहे वह पुरुष वाला विद्यालय हो या स्त्रियों वाला विद्यालय हो, या लड़कियों के लिए हो या लड़कों के लिए, कोई भेदभाव नहीं होगा। चाहे वो प्राइमरी लेवल पर हो या फिर उच्च लेवल पर हो, किसी के लिए किसी भी तरीके से हम भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसी बात कही गई हंटर कमीशन में। कहा गया यह राशि सभी विद्यालयों को समय पर दी जाए। मतलब जो अनुदान राशि होगी वह टाइम पर विद्यालय को प्रोवाइड किया जाए। ऐसा नहीं है कि आप आगे पीछे कर रहे हो। बिना कारण बताए किसी विद्यालय की सहायता राशि बंद ना की जाए। मतलब कि आप अगर कोई दिक्कत विद्यालय उत्पन्न कर रहा है तो बिना ऐसा ना हो कि आप अनुदान राशि बंद कर दें और बिना कुछ बताए इन्फॉर्म किए तो विद्यालय को, तो ऐसा भी बोला गया। और साथ साथ कह रहा है कि सहायता
अनुदान राशि के नियमों को शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को अवगत कराया जाए तथा प्रधानाचार्य से बात करके इन नियमों का क्या किया, प्रकाशन किया जाए। तो कहा गया जो सहायता अनुदान राशि है उनको शिक्षा से जुड़े व्यक्तियों को क्या किया जाए, अवगत कराया जाए। जैसे प्रधानाध्यापक के बारे में प्रधानाध्यापक को क्या किया, अवगत कराया जाए, बातें की जाए। कह सहायता अनुदान राशि सिर्फ छात्रों की छात्रवृत्ति, शिक्षकों के वेतन के अलावा पुस्तकालय और कह की भवन निर्माण कह फर्नीचर आदि के लिए भी दी जाए। मतलब अनुदान राशि सिर्फ छात्रों की बात किया जाए, उस जो अनुदान राशि दी जा रही है वह क्या क्या दी जाए, छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए जाए, स्कॉलरशिप के लिए, उसके बाद शिक्षकों के वेतन के अलावा जो पुस्तकालय हैं ये सभी साथ साथ जो पुस्तकालय भवन निर्माण है इन सभी पर भी ये अनुदान राशि दी जाए। ध्यान दें, आप सभी जानते भी हैं जो हंटर कमीशन इसीलिए भारतीय शिक्षा का सबसे पहले भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से बोला जाता है। तो इसीलिए ध्यान देंगे पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति की शिक्षा की विशेष प्रबंध किए जाए। जो पिछड़ी जाति के हैं जैसे ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या किया, विशेष प्रबंध किए जाए। पहाड़ी और जनजाति क्षेत्रों में सरकार खुद स्कूल खोले, मतलब सरकार, मैंने आपको बताया कि जहां पर स्कूल नहीं है वहां पर सरकार क्या करे, अपने निजी स्कूल खोले। और साथ साथ कहा कि इन समुदायों को क्या हो, इन समुदायों को भाषा में ही शिक्षा को तथा शिक्षक की इन्हीं की समुदाय के लोगों को बनाया जाए। बोला गया दोस्त, अगर मान लीजिए जहां पर जैसे पहाड़ी इलाके हैं, जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, वहां पर क्या होगा, वहां पर जो बच्चों की लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में बच्चे वहां पर रह रहे हैं, जिस लैंग्वेज को बोल रहे हैं, उसी लैंग्वेज में बच्चों को किया जाए, शिक्षित किया जाए। अगर साथ साथ बात करें जो टीचर होंगे, जो अध्यापक होंगे, उन अध्यापक की बात किया जाए तो अध्यापक भी वही उसी क्षेत्र के होंगे, क्योंकि अगर उसी क्षेत्र का भाषा अगर बोलने वाला टीचर रहेगा तभी बच्चों को समझा पाएगा, अदरवाइज दिक्कतें होंगी। इसीलिए ऐसा भी बोला गया कि जैसी भाषा बच्चे बोलते हैं उसी भाषा के थ्रू उसी भाषा के समुदाय के लोग शिक्षक भी रहेंगे तो अच्छा रूप से चल पाएगा, ताकि वे अन्य लोगों के लिए आदर्श बन सके। जैसे बात किया जाए, जब बच्चे जानेंगे कि भाई साहब हमारी तरह ही यह टीचर है, हमारी तरह जैसे मैं पला बड़ा हूँ, जैसे मेरी शिक्षा व्यवस्था चली है, वैसी तरीके से या व्यक्ति जो टीचर है या अपने समस्याओं से जूझता हुआ आगे निकलकर आज हमको पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, तो उसी तरीके से हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे समुदाय का है, हमारे ही परिवार का सदस्य, हमारे आसपास के सदस्य समूह से या समाज से आया हुआ व्यक्ति है जो पढ़ा रहा, उससे क्या होगा, एक आदर्श बन पाएगा और बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। सरकारी जो स्कूल में धार्मिक शिक्षा किसी प्रकार की ना दी जाए। वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब सरकारी, इसी में बोल दिया गया जो सरकारी विद्यालय हैं उसी में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि किसी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, जिसका मन जो करे। भारत की शिक्षा की बागडोर की बात करें, मतलब जो कमान है वह कदापि ईसाई मिशनरियों को पर ना छोड़ी जाए। मतलब ईसाई मिशनरी पर कदापि ना दी जाए कि भैया आप अपना धर्म प्रचार करो, आप आगे बढ़ाओ, ऐसा कुछ हंटर कमीशन। तो आप देख पाए कि जो हंटर कमीशन है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम सभी ने हंटर कमीशन जानने की कोशिश किया। देख रहे हैं आप लोग, हंटर कमीशन की बात किया जाए तो हम सभी ने हंटर कमीशन की बात किया जाए, इसीलिए बात करें तो भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से बोला जाता है। इसीलिए भारत का क्या बोला जाता है, इसीलिए भारत का पहला शिक्षा आयोग बोला जाता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे जिस पद्धति पर अभी शिक्षा चल रही है उसी की कहीं ना कहीं उसी पद्धति पर चीजें की गई थी उसी टाइम 1882 में। तभी यह बात आप जानते हैं कि इसीलिए भारत का पहला शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है दोस्त। तो हम सभी हंटर कमीशन के बारे में अच्छे से सीख लिए, समझ लिए दोस्त। अब हम सभी जो पढ़ेंगे शिमला शिक्षा सम्मेलन की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और सब आप देखेंगे, क्योंकि अब कर्जन का समय आएगा। कर्जन ने कैसा कैसा शिक्षा पद्धति पर कार्य किया, इन सभी के बारे में सीखने वाले हैं। 1899 में लगभग 1899 में जो कर्जन आता है भारत में, और उसके बाद शिक्षा के कार्य, वह शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करता है और क्या क्या कार्य करता है इसके बारे में हम सभी व्याख्यात्मक रूप से चर्चा करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और बताएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से आने की संभावनाएं होंगी दोस्त। तो अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करें तो जो शिमला शिक्षा सम्मेलन की बात करें तो ध्यान देंगे, बोला गया यह सम्मेलन सितंबर मंथ 1901 में, क्योंकि 1899 में कर्जन आया और उसके बाद बात करें 1901 में कर्जन ने क्या किया, एक शिमला सम्मेलन किया। शिमला आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश में है,
वहां पर क्या किया, एक शिक्षा सम्मेलन करता है और इस सम्मेलन को, शिक्षा सम्मेलन को, जो शिमला शिक्षा सम्मेलन, इसे भी गुप्त सम्मेलन के नाम से बोला जाता है, गुप्त सम्मेलन के नाम से भी बोला जाता है। अब ध्यान देंगे गुप्त सम्मेलन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ध्यान देंगे क्यों इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसमें किसी भारतीय को नहीं बुलाया था। मतलब जितने भी इसमें कार्य थे, मतलब जितने भी इसमें लोग थे, सभी क्या थे, विदेशी थे। इसीलिए गुप्त तरीके से इस सम्मेलन हुआ और इसमें भारतीय नहीं बुलाए गए, इसीलिए शिमला शिक्षा पूछा जा सकता है कि गुप्त सम्मेलन किसका नाम है, तो आप कहेंगे शिमला शिक्षा सम्मेलन का। तो कहेंगे द्वारा लाया गया यह अत्यंत गोपनीय सम्मेलन था, इसीलिए कुछ इतिहासकार इसे क्या बोलते हैं, गुप्त शिक्षा सम्मेलन के नाम से बोलते हैं। किस नाम से, गुप्त शिक्षा सम्मेलन के नाम से बोलते हैं। इस सम्मेलन में 152 प्रस्ताव किए गए, 152 प्रस्ताव किए गए और किसी भी भारतीय को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। इसीलिए दोस्त आमंत्रित नहीं किया गया, इसीलिए यह गुप्त शिक्षा सम्मेलन के नाम से बोला जाता है और शिमला में हुआ था। और इसमें कितने प्रस्ताव को पारित किया गया था, 152 प्रस्ताव बातें की गई थी। इस सम्मेलन में 152 प्रस्ताव किए गए थे। ध्यान देंगे यहाँ इंपॉर्टेंट है, यह आप सभी से पूछा जाता है, विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब हुआ। अगर आपसे पूछे विश्वविद्यालय आयोग का गठन आपसे पूछे तो आप सीधा कहेंगे भैया 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग का गठन होता है। अब आप ध्यान देंगे, इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। शिमला के गोपनीय शिक्षा सम्मेलन से मिली आलोचना के बाद भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार करने की दृष्टि से कर्जन ने क्या किया, 27 जनवरी 1902 में थॉमस रैली की अध्यक्षता में। आप कहेंगे, अगर आपसे पूछा था दोस्त, कहेंगे अगर आपसे पूछे विश्वविद्यालय जो आयोग था उसके अध्यक्ष कौन था, तो आपसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे दोस्त कोई पूछे कि जो या विश्वविद्यालय आयोग था, ध्यान दें, विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो आप कहेंगे थॉमस रैले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इस बात को ध्यान देंगे, कहीं ना कहीं पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान देंगे 27 जनवरी 1902 में थॉमस रैले की अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय आयोग का क्या होता है, गठन होता है दोस्त। आगे ध्यान देंगे, आगे क्या हुआ, तो सुझाव, इसमें क्या क्या सुझाव दी गई इसको हम सभी देखते हैं। तो सुझाव की बात करें तो विश्वविद्यालय के सीनेट और सिंडिकेट में सुधार किया जाए। जो विश्वविद्यालय के सीनेट थे और जो सिंडिकेट थे उनमें क्या किया जाए, सुधार किया जाए, ऐसी बात किसने कहा, इसने जो कर्जन ने कहा। कारण सीनेट के सदस्यों की संख्या कम की जाए और इनका कार्यकाल जो है 5 वर्षों का किया जाए। जो सीनेट का कार्यकाल कितना होगा वह 5 वर्ष कर दिया जाए और इनकी जो कार्यकाल मतलब सदस्यों की संख्या भी कम हो और इनका कार्यकाल 5 साल तक हो। सिंडिकेटों की संख्या की बात करें 9 से 15 की जाए, पहले जो 9 था उससे अब 15 कर दी जाए और इनकी संख्या बढ़ा दी जाए। सीनेट में अध्यापकों एवं संबंधित कॉलेजों में विद्वानों को भी शामिल किया जाए। सीनेट में जो होंगे, सीनेट में क्या होंगे, जो टीचर हैं उनको शामिल किया गया, साथ साथ बात करें जो कॉलेजों के विद्वान हैं उनको भी शामिल किया जाएगा, ऐसी बात बोला गया। कॉलेजों में को मान्यता देने की प्रक्रिया कड़ी बनाई जाए, जो महाविद्यालय मानक के अनुसार नहीं है उन्हें बंद कर दिया जाए। मतलब बोला गया, कर्जन ने कहा, ध्यान देंगे भैया, कर्जन ने कहा कि जो इसके मानकता नहीं है, जिसको मानकता नहीं है, जिसमें मानक के हिसाब से जो महाविद्यालय नहीं चल रहे हैं उनको भाई बंद कर दो तुरंत। इसके बाद क्या होगा, जो मानकता पर है उन्हें चालू रखें। और बोला गया कि सीनेट में संख्या, जो अध्यापकों की संख्या, विद्वानों की संख्या बढ़ाई जाए, उसमें भी शामिल की जाए। इन सारी बातें कही गई थी। आगे बात किया जाए, कहा कि महाविद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति निष्पक्ष रूप से विश्वविद्यालय में हो। तो इसमें बोला गया जो विश्वविद्यालय होंगे, विश्वविद्यालय आयोग में 1902 में हुआ, तो उसमें बोला गया कि सुझाव में यह भी कहा गया कि जो टीचर की भर्ती होगी वह विश्वविद्यालय में होगी, जो महाविद्यालय में शिक्षक पढ़ाएंगे निष्पक्ष तरीके से। बोला गया मैट्रिक जो हाई स्कूल की परीक्षा का स्तर का बात करें ऊंचा होना, मतलब कि जो हाई स्कूल का स्तर बढ़ा दिया जाए ताकि वर्तमान इंटरमीडिएट की कक्षाएं खत्म करके बीए को 3 वर्ष का बना दिया जाए। मतलब इंटर को हटा करके आप मैट्रिक को हाई लेवल कर दो, इंटर को लो कर दो, इसके बाद आप जो बीए हो उसको 3 वर्ष के लिए कर दिया जाए, इसमें ही बोल दिया गया था।
महाविद्यालय को मनमानी फीस वसूलने का अधिकार ना दिया जाए। जो महाविद्यालय है अपने तरीके से ना पैसा वसूलना शुरू कर दें, बल्कि जिनकी जिम्मेदारी क्या होगी वह किसकी होगी, सिंडिकेट को दी जाए। मतलब मनमानी तरीके से वसूलना कर पाए, सिंडिकेट के देख रेख में इनका कार्यभार देखा जाए कि या सिंडिकेट इसको देखते रहे, समझते रहे कि कहां पर क्या चोरी तो कोई नहीं हो रही है, इस बात को ध्यान दें। आगे बोला गया महाविद्यालयों को परीक्षा प्रणाली और पारदर्शी बनाने के लिए एक नियम बनाया जाए। मतलब पारदर्शिता हो जो पेपर की पद्धति है। आगे ध्यान दें दोस्त, आप सभी के सामने यूपी त्रिवर्षीय पेट का कंप्लीट पैकेज है। बात करें कंप्लीट कोर्स आपके सामने 1299 का है। हिंदी इंडिविजुअल बैच की बात करें 249 का है, और डिटेल बुक आप लेना चाहते हैं 299 का है। प्रैक्टिस बुक है 90 रुपए का। अगर आपको कम्बो बुक चाहिए तो 380 रुपए का है। साथ साथ बात करें दोस्त, आप सभी के सामने 2 पुस्तक दिखाई दे रहे हैं, संपूर्ण अध्ययन सामग्री की है, एक प्रैक्टिस बुक है। आप सभी इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हो। और 2 नंबर आप देख ही रहे हो कि आप इस पर संपर्क कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो। साथ साथ बात करें आधुनिक इतिहास की क्लास चल रही है सर के द्वारा, और आप सभी इंडिविजुअल बैच में ज्वाइन हो सकते हो। कोई दिक्कत फिर हम नंबर यहाँ आप सभी के सामने है, यहाँ पर संपर्क करें। ध्यान देंगे दोस्त, तो हम सभी ने करजन के जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था 1902 में, उसकी बात हम सभी ने कर लिया, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें बोली गई थी दोस्त। क्योंकि ध्यान देंगे या 27 बात करें 27 जनवरी 1902 में इसका गठन किया गया, क्योंकि आप देखते हैं कि 1901 में जो या गुप्त सम्मेलन हुआ था उसके विरोध में या आया हुआ था अधिनियम। ध्यान देंगे विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करेंगे 1904 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे भाई विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया, तो आप कहेंगे 1904 में आया था। आपसे अगर पूछे जो विश्वविद्यालय आयोग का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे थॉमस रेले थे। तो इन सारे पॉइंट को आपको क्लियर कर रखना है, ध्यान देना है। ध्यान देंगे रेले आयोग ज्यादातर जो रेले आयोग है ज्यादातर सिफारिशों को मानते हुए करजन ने 21 मार्च, कौन सा डेट है, 21 मार्च 1904 को 21 मार्च 1904 को विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करा दिया। जिसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। देखिए जो निम्नलिखित प्रावधान थे, इसमें बोला गया कि विश्वविद्यालयों के सीनेट सदस्यों की संख्या घटा दी जाए। मतलब सीनेट की संख्या लगातार घटाने की बात करी जाए, इसमें किया गया। और बोला गया तथा इनकी न्यूनतम संख्या 50 और अधिकतम संख्या 100 हो। मतलब अधिकतम कितना हो, जो बात किया जाए इनकी न्यूनतम संख्या 50 हो, अधिकतम 100 हो। इनकी इतना इसके बीच होना चाहिए, 50 मतलब न्यूनतम, अधिकतम 100 इतना हो सकता है सीनेट की संख्या को घटा करके। बोला सीनेट की कार्यकाल, बोला गया सीनेट का जो कार्यकाल होगा वह सिर्फ कितना होगा, 5 वर्ष का होता है। तो या तो आप जानते भी हैं विश्वविद्यालय, पहले हमने बता दिया था, विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं शोध कार्य भी शुरू किया जाए तथा छात्रावास एवं पुस्तकालय बनाया जाए। मतलब विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य के साथ साथ जो छात्रावास की व्यवस्था की जाए, हॉस्टल की साथ साथ, और लाइब्रेरी की बात कर रहा है। कह रहा है कि सीनेट के सदस्यों में बंबई, कलकत्ता और मद्रास के विश्वविद्यालयों में चुने गए सदस्यों की संख्या कम से कम 20 तथा बाकी विश्वविद्यालयों में कम से कम 15 हो। तो बोला गया जो सीनेट की सदस्य की संख्या होगी वह मुंबई में आप जानते हैं विश्वविद्यालय खोला गया, किसके तर्ज पर, लंदन के तर्ज पर विश्वविद्यालय खोला गया था। मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में जो 3 विश्वविद्यालय खुले गए थे, उन्हें बोला गया अधिकतम कितने हो सकते हैं चुने गए, मतलब कम से कम सदस्यों की संख्या 20 और बाकी में कितने 15 हो। महाविद्यालयों की संबद्धता के नियम कठोर बना दिए गए और उनकी निगरानी का कार्यकाल किसको, सिंडिकेट को सौंप दिया गया। मतलब सिंडिकेट के अंतर्गत वह जो महाविद्यालय हैं उसका कार्य जो देख रेख होगा। तो यही कारण है कि महाविद्यालयों की जो संबद्धता के नियम है, मतलब जो महाविद्यालय जुड़े हैं विश्वविद्यालय से, उनका नियम क्या होगा, कठोर बना दिए गए और उनकी निगरानी किसके अंतर्गत होगी, अब सिंडिकेट के अंतर्गत होगी। चला महाविद्यालयों के लिए यह सुनिश्चित कर दिया गया कि वे विश्वविद्यालय से मान्यता ले। बोला कि जो महाविद्यालय हैं बिना विश्वविद्यालय के मान्यता लिए, जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, उसके बिना मान्यता लिए वो चला नहीं सकते हैं जो उनके निर्धारित क्षेत्र में आता हो। इसीलिए प्रत्येक विश्वविद्यालय का भौगोलिक क्षेत्र निश्चित कर दिया गया। तो बोला गया ध्यान देंगे, ऐसा आप देखते भी होंगे, जैसे मान लीजिए आपका कोई विश्वविद्यालय है,
आपके क्षेत्र में कोई विश्वविद्यालय होगा और उसका लिमिट एक होगा, क्षेत्र एरिया होगा कि मतलब इसी एरिया तक यह लिमिट होगा। उसी प्रकार से पहले की जो पद्धति उसी पद्धति पर अभी भी है। तो वही कह रहा कि जो भौगोलिक क्षेत्र एक लिमिट होगा, भाई इतने क्षेत्र में ही इसका विश्वविद्यालय का दायरे होगा। उसी विश्वविद्यालय के दायरे के अंतर्गत जो भी जितने भी महाविद्यालय आते होंगे वह अपना अपना मान्यता लेगा। जैसे बात किया जाए तो आप बात करें, अगर आप कहीं इधर के जैसे कहीं कभी आप देखते, आप पूर्वांचल के क्षेत्र हैं तो आप पूर्वांचल के हैं तो कहीं कभी आप देखते होंगे कि आगरा में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है उसकी मान्यता इधर नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उसका जो आगरा का क्षेत्र अलग है और जो आपका पूर्वांचल का क्षेत्र अलग है। तो उधर के जिस एरिया में जैसा एरिया है, जहाँ जहाँ एरिया उसी वहीं पर मान्यता दी जाएगी। अदरवाइज ऐसा नहीं कि आप कहीं विश्वविद्यालय कहीं हैं और आपका क्षेत्र कहीं है तो आप ले जाकर वहाँ विश्वविद्यालय में आप मान्यता ले लेंगे उस विश्वविद्यालय के थ्रू। तो ऐसा आपको महाविद्यालय जो खोलना होगा, आपके अंतर्गत जिस महाविद्यालय के अंतर्गत भौगोलिक क्षेत्र में आपका महाविद्यालय आता होगा उसी विश्वविद्यालय से आप मान्यता लेंगे। अब हम दोस्त बात करेंगे, तो आप सभी ने विश्वविद्यालय की बात करें, जो विश्वविद्यालय अधिनियम की बात करें उसको हम सभी ने अच्छे से क्लियर किया। अब साथ साथ बात करेंगे कर्जन की शिक्षा नीति पर चर्चा करेंगे। कर्जन की शिक्षा नीति को देखते हैं, क्या क्या कर्जन ने इस शिक्षा नीति में बात किया था। विश्वविद्यालय आयोग गठित करने और विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करने के अलावा 11 मार्च 1904 को एक शिक्षा नीति पारित की गई। मतलब उसके साथ साथ बोला गया जो विश्वविद्यालय आयोग गठित करने और विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करने के साथ साथ क्या हुआ, इसके अलावा 11 मार्च 1904 को एक शिक्षा नीति का पारित किया गया। वन नोट क्या होगा, उसमें क्या बोला गया, भारत में केंद्रीय जो शिक्षा विभाग की स्थापना का केंद्र कर्जन को जाता है। अगर आपसे पूछा जाए, नोट में ध्यान देंगे, बोला गया भारत में जो केंद्रीय शिक्षा विभाग है की स्थापना करता है कौन, केंद्र का जो स्थापना का केंद्र किसे बोला जाता है, कर्जन को कहा जाता है। वैसे तो कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय को कई अधिकार दिए, लेकिन विश्वविद्यालय अधिकार अधिनियम 1904 में कहकर पूरा मामला क्या किया, बिगाड़ दिया। ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए कि वैसे तो कर्जन ने बहुत अच्छा काम किया था किस पर, विश्वविद्यालय पर, लेकिन साथ साथ यह कहकर एकदम लास्ट में खराब कर दिया कि विश्वविद्यालय द्वारा जो बनाए गए किसी भी कानून को सरकार अमान्य कर सकती है। मतलब जैसे सरकार चाहे जब चाहे जो नियम कानून है उसको अमान्य कर सकती है, और यहीं पर मामला खराब हो गया। जो अधिनियम आयोग का गठन हुआ जिसमें विश्वविद्यालय के बारे में सारी चीजें कही गई, कहा कि जैसा मन कहे जब मन कहे सरकार अपने हिसाब से उसको नियम चेंज कर सकता है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि अधिनियम एक बार बन गया तो कानून इतने आसानी से बदला नहीं जा सकता। अगर अधिनियम कोई बन रहा है, लेकिन वही काम गड़बड़ कर दिया, कब, जब काम बिगाड़ दिया। क्यों? क्योंकि कहा कि भाई सरकार जैसा चाहेगा उस नियम को चेंज कर सकता है, और यहीं पर कर्जन की जो शिक्षा नीति है फेल होती है। दोस्त आगे हम बात करेंगे, ध्यान देंगे, हम सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, गोखले विधेयक की बात करेंगे। गोखले विधेयक की चर्चा करेंगे कि गोखले जी ने क्या क्या इसमें विधेयक लाया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा वैसे नहीं जाता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें निःशुल्क शिक्षा की बात सबसे पहले कही गई थी। तो हम ध्यान देंगे, जो बड़ौदा के महाराजा सियासी राव जो गायकवाड़ ने 1906 में, कौन थे, 1906 में अपने प्रांत, इनका जो प्रांत था, जो इनका क्षेत्र था, गुजरात से आते थे। कहाँ से आते थे? गुजरात क्षेत्र से आते थे। और इनका जो प्रांत था, इनका प्रांत में बात करें, प्रांत में मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। मतलब इसमें ध्यान देंगे, जो ये राजा थे, जो बड़ौदा के महाराजा थे सिया जी, उन्होंने बात करें 1906 में बात करें, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया था, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात कही थी। तो इससे प्रभावित होकर के गोपाल के गोखले थे, उन्होंने 16 मार्च कब किया, 16 मार्च 1911 को क्या किया, केंद्रीय धारा सभा जिसे बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अपना अनिवार्य शिक्षा का विधेयक प्रस्तुत किया। तो आपसे पूछा जाए तो 1911 में एक विधेयक लाया, किसने, गोखले जी ने। उन्होंने भी कहा भाई हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा पर जोर देने की बात लेकर आते हैं, लेकिन यह फेल हो जाता है। उन्होंने शुरुआत के लिए 6 से 10 वर्ष, जो 6 से 10, अगर आपसे पूछे दोस्त, कोई कहे कि भाई गोखले जो विधेयक था, आपसे पूछे कोई कहे गोखले जो विधेयक था उसमें विधेयक में
कितने से कितने विधेयक में आपसे पूछे कि कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई थी, तो आप कहेंगे 6 से 10 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और वर्णवार शिक्षा की बात गोखले जी ने कहा था, लेकिन यह विधेयक फेल हो गया था। कहा कि 6 से 10 वर्ष के बालकों को मुख्यतः बात करें एक अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा, जो बाद में बालिकाओं के लिए भी लागू होगा। यह प्रस्ताव 13 के मुकाबले 38 मतों से क्या हो गया, 13 के मुकाबले बात करें यह 38 मतों से हार गया था, इसीलिए विधेयक पास नहीं हो पाया। आगे हम बात करेंगे यह विधेयक जो हार गया। आगे बात करेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय। ध्यान देंगे, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1917 से 1919 है। 1917 में इसका गठन हुआ। 1919 में इन्होंने सरकार के सामने सैडलर जी ने अपना जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अब इस पर ध्यान देंगे, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, इस पर समझने वाले हैं। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष इसका नियुक्त किया गया सैडलर महोदय को जो अध्यक्ष बनाया गया। साथ साथ बात करें यह कहाँ के कुलपति थे, तो आप कहेंगे लीड्स विश्वविद्यालय है उसके कुलपति या थे। और 1917 में जो गठन होता अध्यक्ष बनते हैं। और बात किया गठन की बात करें तो गठन आप कहेंगे 14 सितंबर 1917 को। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डेट देखिए 1917 तो आपको याद रहेगा, लेकिन आपको यह भी होना चाहिए कि कब हुआ था। आप कहेंगे भाई साहब वह गठन किया गया था 14 सितंबर 1917 को। यह भी डेट आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, नहीं तो आप पेपर में यहां से बात करें पीछे वाला 1917 आपको कई ऑप्शन में दिखेंगे, पता चला आगे का जो डेट इधर उधर है तो फिर गलतियां कर सकते हैं दोस्त। तो 14 सितंबर 1917 को इसका गठन किया गया। बोला गया दो भारतीय सदस्य की बात करें, इसमें सदस्य बनाए गए थे। उनका नाम है आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद को भी क्या बनाया गया था, इसका सदस्य बनाया गया था। अध्ययन में लिया गया समय, मतलब यह जो बना था या बनने में टाइम कितना लगा था, 17 महीने का टाइम इसमें लगा। और ध्यान देंगे रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ, तो मार्च 1917 में जो 17 भागों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की किसने, सैडलर जी ने। और इसका अन्य नाम से पूछा जाए तो आप कहेंगे सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछे विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है जो किसके नाम से बोला जाता है, सैडलर आयोग के नाम से भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुई, तो सैडलर में। अगर आपसे पूछे सैडलर आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो आप सीधा बताएंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग से नाम से बोला जाता है। तो इन सारे पॉइंट को एक नज़र से आप देख लीजिए, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्त। आगे हम चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के बात करेंगे कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए इसमें क्या कही गई बातें। ढाका में शीघ्र ही आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय बनाए जाए ताकि कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो जाए। जैसे आप पहले जानते हैं जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, मतलब आप जानते हैं कि जो बांग्लादेश है वह 1972 में आसपास 1971-72 में आज़ाद हुआ। तो दोस्त वही कह रहा है कि आपसे करें जो ढाका है जो बांग्लादेश में है, आप जानते भी हैं। और बांग्लादेश में बात करें तो बांग्लादेश पहले क्या था, भारत का ही हिस्सा था। जो बांग्लादेश था वह भारत का ही हिस्सा था। अब जब भारत का हिस्सा था तो यह जो ढाका का क्षेत्र था इसमें इसका कार्यभार की बात करें, वही करा जो ढाका में शीघ्र आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय बनाया जाए, मतलब वहां पर एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। क्योंकि इस वजह से बनाया जाए जो कलकत्ता का क्षेत्र है, जो आप जानते हैं जो पश्चिम बंगाल में कलकत्ता एक स्थान है, वह शहर है, वहीं पर बात किया जाए जो आपकी राजधानी है पश्चिम बंगाल की, वहीं पर आप जानते हैं। तो कहा कि कलकत्ता जो विश्वविद्यालय का क्या होगा, भार को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया। अगर वहां पर ढाका में बन जाएगा, बांग्लादेश में बन जाएगा, तो इसलिए भार यहाँ का कम हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में यह सुझाव दिया गया। कहा गया कलकत्ता नगर में स्थित सभी महाविद्यालयों को कलकत्ता विश्वविद्यालय से जोड़े। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आपने 1904 के आसपास 1902 में देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो अधिक से अधिक जो उनका क्षेत्र होगा उसी क्षेत्र से जोड़े जाए। जिस क्षेत्र में जो विश्वविद्यालय होंगे महाविद्यालय को उसी क्षेत्र से जोड़े जाए। वही करा है कलकत्ता नगर में स्थित जितने भी महाविद्यालय हैं
वह सभी को कैसे जोड़ा जाए, कलकत्ता विश्वविद्यालय से जोड़े जाए, ताकि कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षण कॉलेजों के रूप में काम कर सके। क्या करें, शिक्षण कॉलेजों के रूप में वो सभी कार्य कर सके। आगे बात करेंगे कलकत्ता नगर के बाहर, कलकत्ता नगर के बाहर महाविद्यालय को किस प्रकार विकसित किया जाए या भविष्य में उन्हें धीरे धीरे क्या हो विश्वविद्यालयों में बदल दिया जाए। धीरे धीरे कलकत्ता से बाहर है उनको धीरे धीरे क्या यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने की बात की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो पर्दा नशीय है युवतियों को शिक्षा का व्यवस्था की जाए। जो पर्दा में रहने वाली हैं, जैसे कलकत्ता का क्षेत्र आप देख रहे हैं, जो बांग्लादेश का क्षेत्र था उसमें उस क्षेत्र में पर्दा प्रथा ज्यादा संचालित था। पर्दा जो ज्यादा था, जो पर्दा की प्रथा थी उसको बोला गया धीरे धीरे क्या किया जाए, धीरे धीरे क्या किया जाए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इसीलिए क्योंकि बाहर नहीं जाती थी लड़कियां और फिर दिक्कतें होती थी, शिक्षा नहीं ले पाती थी, तो उनके लिए व्यवस्था करने की बात कही गई। ध्यान देंगे सभी विश्वविद्यालय के लिए सुझाव इसमें कुछ दिए गए थे। किसमें, सेलर आयोग में, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है, उसमें कुछ विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालय के लिए कुछ सुझाव दिए गए, जिसमें ध्यान देंगे विश्वविद्यालय को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए। मतलब विश्वविद्यालय को सरकारी नियंत्रण से उससे मुक्त कर दिया जाए, ऐसा बोला गया। विश्वविद्यालय को माध्यमिक शिक्षा के भार से मुक्त किया जाए, यह भी बोला गया माध्यमिक शिक्षा से भार से मुक्त किया जाए। विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन के लिए सीनेट के स्थान पर कोर्ट तथा सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी सभा है उनकी बनाई जाए। देखिए जैसे सीनेट के स्थान पर क्या होगा, अब कोर्ट बनाया जाए और सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी जो सभा है उसको सभा बनाई जाए, ऐसा बात कहा गया। विश्वविद्यालय के कुलपतियों का पद कैसा होगा, वैतनिक होगा। क्या होगा, वैतनिक होगा। विश्वविद्यालयों में विभागों की स्थापना की जाए जिनके कम से कम एक अध्यक्ष एक प्रोफेसर हो। ध्यान देंगे हर विभागों में क्या होगा दोस्त, विभागों की स्थापना होगी, हर डिपार्टमेंट बनेंगे विश्वविद्यालय में और कम से कम कितने होंगे, कम से कम एक अध्यक्ष होंगे और उसमें कम से कम एक प्रोफेसर को रखा जाए। एक अध्यक्ष एक प्रोफेसर कम से कम रहेगा तो वह विभाग सुचारू रूप से चल पाएगा, ऐसी बात बोली गई दोस्त। तो इस सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। आगे हम बात करेंगे दोस्त, कहा कि विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट पास विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए ताकि डिग्री या कोर्स 3 वर्षों को कर दिया जाए। ध्यान देंगे बोला गया जो इंटर पास सभी बच्चे हैं उनको नाम जो डिग्री कॉलेज में लिखा जाए, प्रवेश दिया जाए। उसके साथ साथ बोला गया तथा डिग्री जो कोर्स होगा, जो डिग्री का होगा कोर्स होगा वह कितने साल का होगा, 3 वर्ष का। तो अभी आपने देखा जो नई शिक्षा नीति के पहले बात करें एनईपी 2020 जब से आई उसके बाद बात करें, उसके पहले जो शिक्षा की पद्धति वह बीए ग्रेजुएशन की बात करें वह 3 वर्षीय था, लेकिन अब क्या हो गया 4 वर्षीय हो गया है ग्रेजुएशन, ऐसा बोला गया। विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट पास विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाए ताकि डिग्री जो किसी कोर्स बात करें 3 वर्ष का किया जाए। विश्वविद्यालयों में कला, वाणिज्य तथा विज्ञान के अलावा कौन कौन से विषय पढ़ाए जाए, कानून की भी शिक्षा दी जाए और की साथ साथ क्या होगा चिकित्सा की भी शिक्षा दी जाए। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग आदि की भी क्या हो अध्ययन कराया जाए। मतलब आपको कला ये सभी तो पढ़ाना है, विज्ञान साइंस पढ़ाना है, कला पढ़ाना है, वाणिज्य पढ़ाना है, लेकिन साथ साथ हमें कानून की पढ़ाना है बच्चों को और उसके साथ साथ चिकित्सा और इंजीनियरिंग भी। मुसलमानों की शिक्षा अत्यंत पिछड़ी अतः इनके लिए अलग से प्रयास किया जाए। तो इसमें क्या बोला गया, इसमें सैलर जी ने क्या कहा कि भाई कहा जो मुसलमान क्षेत्र हैं, मुसलमान लोग हैं उनका जो शिक्षा व्यवस्था वो बहुत पिछड़ी है, इसमें भी कुछ अलग प्रयास किए जाएंगे कि अलग से प्रयास किए जाए। तथा बात करें इसमें बोला गया माध्यमिक स्तर पर क्या होगा गणित और विज्ञान को छोड़कर बाकी सभी विषय भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाए। तो बोला गया जो गणित और विज्ञान को छोड़कर सभी विषय भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाएंगे, ऐसा बोला गया। आगे ध्यान देंगे तो अब बात करेंगे हॉर्टोंग समिति की बात करेंगे। हॉर्टोंग समिति की बात करें वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आप सभी के पेपर में आ गया है 69,000 शिक्षक भर्ती के पेपर में। 69,000 शिक्षक भर्ती के पेपर में यह क्वेश्चन आया था कि अपव्यय अवरोधन किस समिति में बात की गई थी। अभी हम आगे समझेंगे। बोला गया गठन कब हुआ था दोस्त, तो सीधा बताएंगे गठन 1929 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, हॉर्टोंग समिति की बात करें 1929 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे, फिलिप हॉर्टोंग थे। तो इसे आपको ध्यान देना है। बहुत के रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, तो आप कहेंगे सितंबर मंथ 1929 में ही उसी साल प्रस्तुत कर दिया गया था। नोट इसमें क्या है, नोट इसमें है कि जो हॉर्टोंग महोदय हैं
महोदय समिति के अध्यक्ष बनने से पहले कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की क्या थी, सदस्य थे। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है जिसे हम जानते हैं सैडलर आयोग में क्या थे, या एक अध्यक्ष के सदस्य के रूप में कार्य भी कर चुके थे। तो सदस्य तथा ढाका विश्वविद्यालय में भी कुलपति के तौर पर कार्य कर चुके थे होटोंग जी। आगे बात करेंगे दोस्त, आगे बात किया सुझाव, इसमें क्या क्या दी गई। सुझाव इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुझाव से क्वेश्चन कभी कभी आपके पेपर में सुझाव से ही क्वेश्चन आया था 69,000 में। तो वही कर रहा है कि प्राथमिक शिक्षा की अवधि बोला गया कम से कम क्या होगा, 4 वर्ष की जाए। जो प्राथमिक शिक्षा की अवधि है वह कम से कम 4 वर्ष हो। बोला गया कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या कम की जाए, मतलब अधिक विद्यार्थी ना रहे। जैसे क्लासरूम में अधिक विद्यार्थी रहेंगे तो सभी अच्छी तरीके से क्या होगा, बच्चों को देख रेख नहीं हो पाएगी, टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं पाएगा, हर बच्चों पर ध्यान नहीं लगा पाएगा। इसीलिए बोला गया दोस्त, कहा गया जो क्लासरूम है उसमें स्टूडेंट की संख्या क्या होगी, कम की जाए। और साथ साथ बात किया है प्राथमिक जो विद्यालय हैं, जो प्राथमिक स्कूल हैं, उनका कम से कम कितना प्राथमिक जो शिक्षा की व्यवस्था है उसको 4 वर्ष। ये वेरी इंपॉर्टेंट यही लाइन आया था कि अपव्यय अथवा अवरोधन पर नियंत्रण किया जाए। जो अपव्यय अवरोधन है उस पर नियंत्रण करने की बात होटोंग जी कहते हैं। आगे बात करें, शिक्षकों का जो वेतन मान है एवं शिक्षा एवं सेवा शर्तों को सुधारा जाए, मतलब जो वेतन है उनको और जो सेवा के शर्त हैं उनको भी सुधारने की बात करते हैं होटोंग जी, ताकि सबसे ज्यादा योग्य लोग इस व्यवसाय की ओर आकर्षित हों। मतलब जब वेतन ज्यादा रहेगा, वेतन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, जब वेतन होगा तो लोग का इंटरेस्ट बढ़ेगा, भाई इसमें कार्य करने लायक है। और इसमें बोला गया जो वेतन के साथ साथ सेवा के शर्तों को भी क्या होगा, सुधार जाएगा, तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ पाएंगे और अच्छे व्यक्ति इसमें जुड़ पाएंगे, पढ़ाई सुचारू रूप से सही चल पाएगी। तो योग्य तरीके से शिक्षक होंगे, जब योग्य टीचर होंगे तो फिर पढ़ाई भी अच्छी होगी। बोला गया विद्यालयों में अवकाश स्थानीय जलवायु और जरूरतों के अनुसार रखा जाए। मतलब भाई ऐसा नहीं हो कि जैसा जलवायु हो, जिस क्षेत्र में जैसा जलवायु हो, जैसा मौसम हो, उसी हिसाब से छुट्टी की व्यवस्था, उसी हिसाब से सारी चीजें की जाए। ऐसा नहीं है कि पूरे भारत भर में जो एक ही शिक्षा एक ही समय पर छुट्टी हो, जैसा मौसम हो, जैसा जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है तो उस हिसाब से माहौल में उस छुट्टी और उस हिसाब से संचालन किया जाए। बोला जाए दोस्त आप सभी के सामने, तो यह जो सुझाव की बात करें, सुझाव आपने देखा होटोंग समाज से संबंधित जो गठन है आपको याद होना चाहिए, 1929 में आया था और सितंबर 1929 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अपव्यय अवरोधन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और इन सारी चीज़ों को हम सभी ने अच्छे से क्लियर करने की कोशिश किया दोस्त। और आपने देखा कि आज की क्लास में हम सभी ने जो पढ़ा दोस्त, जिसपे हंटर कमीशन पर हम सभी ने पढ़ा, उसके साथ साथ कर्जन का जो शिक्षा आयोग था, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग था, उसकी बात किया, शिक्षा अधिनियम की बात किया, शिक्षा नीति की बात की कर्जन की, उसके साथ साथ अधिनियम जो विश्वविद्यालय अधिनियम है 1904 में, उसकी समझने की कोशिश किया, सैडलर आयोग के बारे में पढ़ने की कोशिश किया, समझने की कोशिश की। उसके साथ साथ 1911 में जो गोखले विधेयक था जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं पर अगर आपसे पूछे सबसे पहले कहाँ पर निःशुल्क शिक्षा की बात की गई थी तो गोखले ही थे जो निःशुल्क शिक्षा की बात करते थे। तो यह सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, होटोंग समिति को भी पढ़ लिया। क्लियर करते हुए हम सभी हर कमीशन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले सारे जो क्लासेस में हम सभी ने वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्धकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा की बात करें, उसके साथ साथ हम सभी ने जो मैकाले जी का था, उसके साथ साथ जो बुद्ध का घोषणा पत्र था, उसके साथ साथ हम सभी ने बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की, जिसमें ईसाई मिशनरियों की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, उसके बारे में सीखा था। जो चार्ल्स ग्रांट का जो आधुनिक शिक्षा का जनक बोला जाता है उसके बारे में देखा। तो हम सभी क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। अगर कोई बच्चा अगर पिछले सारी वीडियो को देखना चाहता है तो आप सभी प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो को वॉच कर सकते हैं, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं और पढ़ाने की कोशिश करें जिससे अधिक से अधिक आपको लाभ हो सके, आप अधिक से अधिक सीख सकें दोस्त। तो अगली क्लास में मिलेंगे, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जब एक बार क्लास एंड हो जाए तो आप सभी एक बार पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के जो कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार होता है कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कि आपको कुछ अलग पढ़ाया जाए, जरूर आप लोग दोस्त बताएं। तो अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।